नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम व्यंजन संधि के पार्ट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने व्यंजन संधि के 6 नियम पढ़ लिए थे और आज 7वें नियम से हम प्रारंभ करेंगे। तो एक बार वहाँ से शुरू करें इससे पहले पुनः जो हमने 6 नियम पढ़े थे उनको रिकॉल कर लेते हैं ताकि वो वापस से दिमाग में आपके स्थायी हो जाए। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो कैसा बना है, कंटेंट कैसा लग रहा है, तो उसके बारे में आप अपनी अमूल्य उचित राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करें। तो एक बार पुनः हैं इनके जो 6 नियम थे हमने जो कल पढ़े थे तो वो पढ़ लेते हैं। इसमें नियम जो पहला था वो घोष नियम था। उसमें क्या था, कचड़ तप के साथ अर्थात ये जो 500 वर्ग है इनके साथ किसी भी स्वर और किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण के साथ तथा अंतस्थ व्यंजन के साथ कोई भी वर्ण मिलता है तो ये जो कचड़ तप वाला है ये अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाएगा। ये अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। अगर कोई घोष वर्ण इन क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग से मिलता है घोष वर्ण, तो ये क वर्ग जो वर्ग वाले सारे ही है ये अपने ही वर्ग के तीसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये था घोष नियम पहला। अब ये तो बात रही उसकी। नियम नंबर 2 था जो कचड़ तप, जो क वर्ग ये वर्ग थे 500, इनके साथ अगर कोई नासिक वर्ण मिल जाता है, पंचम वर्ण कोई मिल जाता है तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण मिल जाएगी। यानी क अगर नासिक मिलता है तो ये इंगियम बदल जाएगा, च मिलता है तो ये ईयम बदल जाएगा। तो ये इसका नियम है। नियम नंबर 2 ये कहता है। नियम नंबर 3 कहता है कि म के साथ क से म तक किसी भी वर्ण के मेल पर म के स्थान पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक बन जाएगा। म के साथ में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन मिलते हैं तो मैं के साथ जो वर्ण है वो मिलने वाले वर्ण का पंचम वर्ण बन जाएगा। नियम 4, म के साथ में अगर अंतस्थ और ये श, श, स, ह मिलते हैं तो म के स्थान पर अनुस्वर बन जाएगा। ये नियम नंबर 4 था। नियम नंबर 5, त द के साथ में च या छ के मेल पर त द के स्थान पर च बन जाएगा और त द के साथ में ज या झ के मेल से ज बन जाएगा। ये तो नियम नंबर 6 जो हमने कल अध्ययन किए थे। आज नियम नंबर 7 से हम अध्ययन करेंगे। इसमें 7वां नियम यह है कि त द के साथ में अगर ट या ठ के मेल से इनका मेल होता है तो त द के साथ में ट बन जाएगा। यानी ते द के स्थान पर क्या बन जाएगा, ट बन जाएगा। जैसे तट्टिका है तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका स्वरूप होगा, तत् दन टिका। तो त के साथ में ये जो ट मिला है, जैसे ट मिला है तो ये ट किस में बदल गया, ट में बदल गया। तो इसका संधि युक्त शब्द है वो टट्टिका हो जाएगा। ये लिखने में थोड़ा सा अशुद्ध लिख दिया, इसका तट्टिका ऐसे लिखा जाता है जबकि टट्टिका लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं। नियम नंबर 8 ये कहता है कि त या द के साथ में ड या ढ के मेल पर त या द के स्थान पर ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ड। जैसे उड्डयन है ये तो इसका उत धन डयन, तो ड जैसे त के साथ मिलता है तो ये त किस में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। अगला नियम है त द के साथ, त या द के साथ अगर ल मिलता है तो त या द के स्थान पर ल बन जाएगा। यानी त या द के साथ में अगर ल मिलता है तो त या द के स्थान पर क्या मिल जाएगा, ल बन जाएगा। जैसे उल्लास है तो ये उत धन लाश होता है। तो जैसे ये ल मिलता है तो ये त किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। तलीन है, तत् धन लीन, ल मिलते ही त किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। ठीक है। अगला नियम कहता है कि त या द के साथ ह के मेल पर, त या द के साथ ह के मेल पर त या द के स्थान पर द, त या द के स्थान पर तो बन जाएगा द।
तथा ह के स्थान बन जाएगा ध, यानी त या द के साथ में है मिलता है जो मिलता है तो त या द के स्थान पर तो द बन जाएगा और ह के स्थान पर ध बन जाएगा जहाँ ह मिलता है। तो जैसे इसमें ये है पद्धति, तो इसका संधि विच्छेद कुछ इस तरीके से होता है, पद धन हति, पद धन हति। तो ये कह रहा है त या द के साथ में अगर हे का मेल होता है, ह का ये मेल हो रहा है, ह का मेल होने पर त या द के स्थान पर तो द बन जाएगा। तो ये त या द है, यहाँ तो क्या बन जाएगा द, और ह के स्थान पर क्या बन जाएगा ध बन जाएगा, ह के स्थान पर ध बन जाएगा। तो इसका स्वरूप कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, पद ध ति, पद्धति, ये इसका संधि युक्त शब्द हो जाएगा। यानी त या द के स्थान पर, त या द के साथ में अगर है मिलता है तो त या द के तो स्थान पर बन जाएगा द, और ह के स्थान पर मिल जाएगा ध, ह के स्थान पर बन जाएगा ध। जैसे तद्धित है तो तद्धित में तद धन हित, द के स्थान पर बन जाएगा द और ह के स्थान पर बन जाएगा ध, यानी त या द के साथ में ह मिलना चाहिए। तो जैसे ह मिलेगा तो ये तो बन जाएगा अपने ही स्वरूप का द, और ये ह बन जाएगा ध। तो त द ध ही तद्धित। जैसे ये उद्धरण है तो इसका क्या होगा उत धन हरण, तो ये त के साथ में क्या मिल गया ह मिल गया, तो त का तो बन जाएगा द और ह का बन जाएगा ध। तो इसका स्वरूप कुछ इस तरीके से बनेगा संधि युक्त शब्द में उ द ध रण, उद्धरण। ठीक है, चलिए अगला नियम है नियम नंबर 11। त या द के साथ में श का मेल होता है, त या द के साथ में किसका मेल होता है श का, तो मेल होने पर त या द के स्थान पर तो च बन जाएगा। अगर इनके साथ में किसका मेल होता है श का मेल होता है तो त या द के स्थान पर तो बन जाएगा च, तथा श के स्थान पर बन जाएगा छ, श के स्थान पर बन जाएगा छ। जिस तरीके से त या द के मेल के साथ में ह मिल रहा था तो त या द का तो बन रहा था द और ह का बन रहा था ध। इसी तरीके से त या द के साथ में अगर श का मिलन होता है तो त या द के स्थान पर तो बन जाएगा च, ठीक है, और श जो मिल रहा है उसके स्थान बन जाएगा छ। ठीक है, तो इसमें जैसे उच्छ्वास है तो इसका कुछ संधि विच्छेद इस तरीके से होता है उत्धन श्वास, उत्धन श्वास। इधर क्या त है और इधर क्या है श है, तो ये त किस से मिल रहा है श से मिल रहा है, तो जब श से मिलेगा तो ये त तो बन जाएगा आपका च में, च तो बदल त तो बदल जाएगा च में, और ये जो श है ये बदल जाएगा छ में। तो जब इसका संधि युक्त लिखेंगे तो इसका कुछ स्वरूप इस तरीके से लिखा जाएगा उ छ छ व श, उच्छ्वास। ठीक है, शरत छसी है तो इसका जैसे लिखते हैं शरत धन शशि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, शरत धन शशि, तो इसका विच्छेद ये होगा तो इसमें त या द के साथ में मिल कौन रहा है श मिल रहा है, जो तालव्य श है ये मिल रहा है, तो त या द का तो बन जाएगा आपके च, और ये जो तालव्य श है इसका क्या बन जाएगा छ बन जाएगा। बस इसकी भी ऊपर गुंडी है और इसकी भी गुंडी है, इस तरीके से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। उच्छिष्ट है उत्धन श्रेष्ठ, उत्धन श्रेष्ठ। ठीक है, त या द के साथ में श मिल रहा है तो ये त बन जाएगा छ में और ये श बन जाएगा छ में, तो इसका स्वरूप कुछ इस तरीके से होगा उच्छिष्ट। बस ये ध्यान रहे त या द के साथ में श मिलता है तो त का च बन जाएगा और श का छ बन जाएगा। नियम नंबर 12 कहता है कि किसी भी स्वर के साथ छ के मेल पर स्वर तथा छ के बीच च का आगम हो जाता है। अगर किसी भी स्वर के साथ में सामने अगर छ मिलता है तो छ के बीच में च का आगम हो जाता है। जैसे ये अनुच्छेद है तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इस तरीके से कुछ इसका विच्छेद होता है, अनुधन छेद। तो यहाँ अंतिम जो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है
एक स्वर की ध्वनि उच्चारित हो रही है। यहाँ जो अंतिम जो वर्ण है ये आधा नहीं है, हलंत युक्त नहीं है, तो इसमें ऊ की ध्वनि उच्चारित हो रही है, ऊ की ध्वनि उच्चारित हो रही है। तो यहाँ स्वरों के साथ में अगर छ मिल जाता है, स्वरों के साथ में स्वर के साथ में अगर छ मिल जाता है, तो इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। अनुच्छेद स्वच्छंद स्वधन छंद, तो च का आगमन हो गया, अ मिला हुआ है। परिच्छेद परिधन छेद, तो प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लगता है जैसे परिच्छेद में विसर्ग संधि है, परिधन छेद, लेकिन इसमें व्यंजन संधि है जिसका संधि विच्छेद कुछ इस तरीके से होगा, परिधन छेद। तो यहाँ क्या है, ई की मात्रा उच्चारित हो रही है, यहाँ ई है, स्वर ई है और इधर छ है। तो जब स्वरों के सामने अगर छ का मेल होता है तो बीच में च का आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। तो परिधन छेद, विच्छेद विधन छेद, ठीक है। नियम नंबर अगला कहता है अ आ के साथ या अ आ के अतिरिक्त, यानी इनके अलावा स्वरों के जितने भी जो स्वर है, अन्य किसी स्वर के साथ स जो है, स के मेल पर स का श बन जाएगा। यानी अ आ के अतिरिक्त इनको छोड़ करके कोई भी अगर स्वर होता है और उनके साथ में स का मेल अगर होता है तो यह श बन जाएगा। जैसे विषम है तो ये होगा कुछ इस तरीके, विधन सम, विधन सम। तो यहाँ ई की मात्रा उच्चारित हो रही है और इसके साथ में स ये मिल रहा है। तो जैसे ही अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वरों के साथ में अगर ये स मिल जाता है तो वो से बदल किस में जाता है, इस श में बदल जाता है। यानी जो दंत्य जो श है वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। जैसे अभिषेक है तो इसका संधि विच्छेद कुछ इस तरीके से होगा, अभिधन सेक, अभिधन सेक। तो ई के साथ में स मिल रहा है तो ये इस श में बदल जाएगा। सुसुप्त है, इसमें ये जो अपवाद है, कुछ शब्द है जो अपवाद गए हैं, जैसे विसर्ग है, अनुसार है, विसर्जन है, विस्मरण है, तो इनमें ये नियम लागू नहीं होता है। अपवादों को हमें ध्यान रखना है। तो अ आ के साथ में ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर अगर स से मिलता है तो यह स बन जाएगा श में, ठीक है। नियम नंबर 14 कहता है कि यदि किसी शब्द में कहीं भी री र और श, क्या, री र और श, उनके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी न हो तथा उन दोनों के बीच कोई भी स्वर क वर्ग, प वर्ग और अंतस्थ में से कोई भी वर्ण हो तो संधि होने पर न के स्थान पर अण हो जाएगा। ये चीज़ कह रहा है, यानी ये कह रहा है कि अगर किसी भी शब्द में री र और श हो और उसके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी जो साथ में मिल रहा है दूसरा शब्द, उसके साथ में ये नहीं है कि पहले वाला जो शब्द होता है, पहला वर्ण होता है वो ही न हो, नहीं, उसमें पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। अगर शब्द में कहीं भी न हो तथा उन दोनों के बीच में क्या हो, या तो स्वर हो, या क वर्ग का कोई वर्ण हो, या प वर्ग का, और या अंतस्थ में से कोई हो। ये चार चीज़ें ध्यान रखनी है, या तो स्वर हो, या क वर्ग हो, या प वर्ग हो, या अंतस्थ वर्णों में से कोई एक हो, तब जो संधि युक्त शब्द बनेगा तो न के स्थान पर वो अणे बन जाएगा, न के स्थान पर अणे बन जाएगा। जैसे हमने लिखा ये रामायण है तो राम धन अयन, ये इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो ये र है, इधर क्या है, र है, और ये क्या कह रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई भी स्वर हो, क वर्ग हो, प वर्ग हो या अंतस्थ हो। तो यहाँ क्या है, स्वर है, यहाँ भी स्वर है, और या इधर ये प वर्ग का वर्ण है और इधर ये स्वर है। तो यहाँ जो न लगा हुआ है ये किस में बदल जाएगा, अणे में बदल जाएगा, तो ये रामायण बन जाएगा। जैसे परिणाम है, परिधन नाम, परिधन नाम,
नारायण है, नार धन अयन। जैसे प्रसारण है तो प्रसार धन न, मरणमय, मृत धन मय, मृत धन मय। इसके अलावा उत्तरायण है, उत्तर धन अयन, उत्तर धन अयन। क्यों? क्योंकि ये न मिल रहा है और इधर ये स्वर है और इधर ये अंतस्थ वर्ण है और इधर र भी है। तो री, र और स इनके साथ में अगर मिलने वाले शब्द कहीं भी हो और साथ में सामने वाले शब्द में कोई न हो और उन दोनों के बीच में या तो स्वर हो या प वर्ग हो या क वर्ग हो या अंतस्थ वर्ण हो, तो संधि जब होती है तो न के स्थान पर अण बन जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आज का अगला और अंतिम नियम जो है ये कहता है कि द के स्थान पर या द के साथ में क, ख, त, थ, प, फ, श, श, स, ह के मेल पर द के स्थान पर त बन जाएगा। क्या बताया? क, ख, त, थ, प, फ, श, श, स, ह इनके मेल पर द के स्थान पर क्या बन जाएगा? त। सत्कार है, जैसे सद धन कार, तो ये द किसके साथ मिल रहा है? क के साथ मिल रहा है, तो ये द किस में बदल जाएगा? त में बदल जाएगा। तत्पर है, तद धन पर, पवर का वर्ण मिल रहा है और इधर द है तो द बदल जाएगा त में, तो हो जाएगा तत्पर। तो इस तरीके से हमने संधि के आज 15 नियमों के माध्यम से पूरा है वो व्यंजन संधि को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। इसके बाद में कोई भी तरीके से व्यंजन संधि के ना तो नियम बनता है ना ही कोई व्यंजन संधि का उदाहरण बचता है। पूरी तरीके से हमने व्यंजन संधि को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में संधि का ये एक तो पहले वाला वीडियो और एक ये दोनों को साथ में मिला करके अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आपको व्यंजन संधि एक जगह मिल जाए और स्वर संधि के भी 4-5 वीडियो है वो भी आपको एक साथ उपलब्ध करवा दिया जाएगा एक मेजर वीडियो में। तो इसको आप पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी गहनता के साथ पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से ये बनाए हुए नियम हैं। इस बीच में अगर कोई गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।